सवाल यह है कि आखिरकार ये जो एनडीए को महाराष्ट्र में हार मिली है, तो महाराष्ट्र में हार का ठीकरा अजीत पवार पर फूटेगा क्या? फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। राकेश शुक्ला जी, जिस तरीके की उनकी पत्नी को राज्यसभा भेजने के लिए वहां पर पूरा एनडीए एकजुट नजर आ रहा है, तो ये आरएसएस के मुखपत्र में जो लेख छप रहे हैं, फिलहाल उसका असर होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, लेकिन हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद भी गर्म खाने की ही आदी है। अजीत पवार और अशोक चौहान ये दोनों नासूर थे महाराष्ट्र की राजनीति में, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इनके मुद्दे को उठाया है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। और 2013 के चुनाव के बाद जब आप देखिए कि 2023-24 में जब बजट पेश हुआ, उसके बाद जो श्वेत पत्र आया उसमें आदर्श सोसाइटी का जिक्र था भ्रष्टाचार का, और उसके बाद अशोक चौहान को लिया गया, उनको राज्यसभा भेजा गया। उसका फायदा क्या हुआ? आपका भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है कुंद हो गया। अजीत पवार आए, जिन पे सिंचाई घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही, उनको लाया गया। उसका क्या फायदा हुआ? सिर्फ नुकसान हुआ। तो आप अपने ही मुद्दे को काउंटर कर रहे हैं। यही सारी चीजें जो है इकट्ठा होकर महाराष्ट्र के लोकसभा में आई हैं, और विधानसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी अभी यदि सबक नहीं लेती तो हमें लगता है नुकसान उठाना नहीं। लेकिन अब सवाल ये यहाँ पर जो बात इस लेख में लिखी गई कि साहब बीजेपी ने ये कदम उठाकर अपनी ब्रांड वैल्यू, जो एक पार्टी विद डिफरेंस वाली उसकी छवि थी, उसको कम कर लिया। तो अब बीजेपी की स्थिति क्या हो गई है? उसको कम हुए महाराष्ट्र के संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ, खासतौर से भ्रष्टाचार को लेकर कि साहब चक्की पी सिंह और 2 दिन पहले आप कह रहे हैं 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी, और फिर 2 दिन बाद ही अजीत पवार वही वहां सरकार में शामिल हो रहे हैं, डिप्टी सीएम बना रहे हैं। इस संदर्भ में मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। अब लेकिन क्या बीजेपी की स्थिति ये हो गई है, क्या निगलते ना बन रहा है ना उगलते बन रहा है कि अजीत पवार अब साथ आ गए, पत्नी को राज्यसभा भेजने की तैयारी है? ये लाइन आपने बिल्कुल परफेक्ट करी कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अजीत पवार की आलोचना तो सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री ने की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था अजीत पवार के बारे में, तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस अगर कहीं पर रेज होगी तो सीधे राइट एट द टॉप। और अजीत पवार की राजनीति क्या है? मुंबई के राजनीतिक तौर तरीकों का एक बड़ा सिंपल पहलू बता दूं, वहां पर पैसा पहले होता है, राजनीति बाद में होती है। ये बिल्कुल क्लियरली जान लीजिए। और अजीत पवार का बैकग्राउंड कभी कोई बहुत साफ सुथरे ईमानदार कर्मठ नेता का था ही नहीं, कभी उनकी छवि भी नहीं थी। तो उनसे उनको अपने साथ लेने से पहले ऐसा नहीं बीजेपी के लोग उनकी छवि नहीं जानते थे। अभिज्ञान जी, इसी वजह से शायद देवेंद्र फडणवीस जो है वही जिम्मेदारी ले रहे थे इस हार की, क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस ही थे जिनके साथ इन्हीं अजीत पवार ने रात के अंधेरे में सबसे पहले डिप्टी सीएम वाली शपथ ले ली थी। और उसके बाद जो दोबारा भी आए अजीत पवार बीजेपी में, तो माना यही गया कि साहब देवेंद्र फडणवीस के जरिए ही वो सरकार में। मैं इसको जल्दी से काउंटर पॉइंट कर दूं, तो अजीत पवार भी इतने मूर्ख तो होंगे नहीं। तो अजीत पवार ने जब ये देख रहे थे चर्निंग और इनकी गिरावट वहां पर, तो उन्होंने अपनी काउंटर डील करके रखी होगी कि जो भी हो आप मेरी पत्नी को राज्यसभा बनने में हेल्प कीजिए। तो दैट इज अ डील, इट्स अ क्लियर पॉलिटिकल। तो इसीलिए अब स्थिति वो हो गई है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। देखिए, एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं, नाम है सूरज चौहान, एबीपी न्यूज से कह रहे हैं आरएसएस ने जो भी लिखा उससे हमारी पार्टी के ब्रांड को डैमेज करने की कोशिश की गई। सुनिए। एनसीपी के युवा नेता सूरज चौहान हमारे साथ हैं। सूरज जी, जिस तरह से आरएसएस के मुख्य पत्र ऑब्जर्वर में एक दावा किया गया है कि जो महाराष्ट्र में महायुति की इतनी कम सीटें आई, इसके पीछे अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी का हाथ है, उस पर तिकड़ा फोड़ा उन्होंने। मुझे लगता है जिस तरह से ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है कि भाजपा का ब्रांड डैमेज कर चुके हैं महाराष्ट्र में अजीत दादा को साथ लेने के बाद। हम लोग आज इसकी वजह से उसकी वजह से डैमेज हुआ है, उसकी वजह से सीटें कम हुए, ये बोलने से अच्छा है कि साथ में बैठकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे या एक दूसरे के ऊपर नाम रखेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी और को बचाने की कोशिश ऑर्गेनाइजर के माध्यम से की जा रही है। आने वाले समय में हमें साथ में बैठकर हमारा पराजय क्यों हुआ है उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, और जो हमारी समन्वय समिति है अगर कुछ हुआ होगा तो उसमें बात करनी चाहिए। ऐसे अपनी मातृ संस्था पितृ संस्था के माध्यम से अगर तुम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ब्रांड डैमेज करोगे तो हमारा कर्म भी बनता है कि उसको उसी तरीके से जवाब देने।
इसी पर आइए बात को आगे बढ़ाएंगे। विजय जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि इस तरीके के ये जो बयान सामने आ रहे हैं, इनको हार के साइड इफेक्ट्स मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए, कि आपको लगता है कि नहीं, इनमें दम है और आने वाले समय में, क्योंकि विधानसभा चुनाव ने महाराष्ट्र के जो सियासी समीकरण है वो बदल सकते हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं। हार के साइड इफेक्ट्स तो हैं। अगर जीत जाते तो ये सब चर्चा ही नहीं होती कि अजीत पवार को क्यों लिया गया और किसी और को नहीं लिया गया। लेकिन एक चर्निंग का वक्त आ गया है, और जो आरएसएस चीफ है मोहन भागवत जो बोला है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी बड़ी पार्टी तो मतलब हार के साइड इफेक्ट्स मानकर आप कह रहे हैं कि इसको खारिज नहीं किया जा सकता। और अब चर्निंग का वक्त है। हो सकता है कि आपको महाराष्ट्र में नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में ओवरऑलिंग का वक्त आ गया ये। और अब इसको आप समझ रहे हो कि मोहन भागवत ने बोल दिया तो कुछ भी खारिज कर देंगे, ऐसा नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा काम होगा। संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी भी और आरएसएस भी, दोनों इस पर काम पर लग गए हैं। यदि आपको याद हो कि चुनाव नतीजों के अगले दिन ही संघ के 3 बड़े अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह जी के साथ लंबी मुलाकात की थी, तुरंत बाद। ये तो बाद में आया है सारा आर्टिकल और ये सब। और रतन शारदा जी 50 साल संघ में रहे हैं, वो संघ के कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन वो एक मैसेज देने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। एक तो ऑर्गेनाइजर में छपा है, दूसरा रतन शारदा ने लिखा है। इसको मतलब सिंपल तरीके से मत लीजिए कि खारिज कर देंगे। और फिर मोहन भागवत ने जो कहा, यूँ समझ लीजिए कि मोहन भागवत ने पॉइंटर्स दिए और उस पूरे आर्टिकल को लिख दिया। तो अभी आपको कुछ दिनों में महाराष्ट्र में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बदलेंगे, आप ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में? सर, मेरा मानना तो ये है कि ये हम लोग जो बात करते हैं ना कि स्वच्छता की बात, और वहाँ तो महाराष्ट्र में स्वच्छता की बात न्यूज़ रूम में और बाकी ऊपर कुछ लेवल पे ज़रूर होती है, लेकिन ज़मीनी लेवल पे जो बात होती है वो सिर्फ ये है कहाँ किसकी जात बिरादरी, कहाँ किसका प्रभाव है, उस हिसाब से वो इकट्ठा किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इनको अगर लिया था तो उसी हिसाब से लिया था, इनको कोई बहुत आदर्श नेता की तरीके से नहीं लिया था। ये बात दूसरी है कि उस वजह से वो उनका जो प्रभाव था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से काम नहीं आया। और अब भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने आप को पुराने हिसाब में रखने की कोशिश करेगी, ताकि जो उसकी तो मतलब नए रीअलाइनमेंट्स महाराष्ट्र की सियासत में देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।